हाय एवरीवन, इस पार्ट से पीएचपी लैंग्वेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ, जिसको शॉर्ट में आप लोग कह सकते हो ओओपी। बट जब बोलने की बात आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं उप्स। बोलने में थोड़ा सा इजी रहता है। सो अगर आपको कोई बोलता है उप्स, ओओपी या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो तीनों का एक ही मतलब होता है। कोडिंग के अंदर कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। और मे भी यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन बने हो, जैसे कि ये जो ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये क्या है? कोई अलग सी लैंग्वेज है, कोई फ्रेमवर्क है, कोई मॉडल है, कोई डेटाबेस है, क्या है? ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वेरी। और इसी के लिए हम लोग ये पार्ट बना रहे हैं ताकि आपको ओओपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आपकी दूर हो पाए। और जब आप कोड करने बैठो, जब आप ये आगे वाली कोड वाली वीडियो देखो, तो कॉन्फिडेंट फील करो आप। ऑल राइट। और मे भी एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो इस सीरीज के अंदर अभी तक हम लोगों ने पीएचपी पढ़ी थी, क्या वो कुछ यूजफुल रहेगी ओओपी के साथ में, या फिर यहाँ पे कुछ अलग से ही पढ़ने वाले हैं? इसके बारे में आपको बता दूंगा। ऑल राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये होती क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, पीएचपी के साथ ये कैसे काम करती है, और उसका अल्टरनेट अप्रोच हमारे पास क्या होती है, और जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था यहाँ पे वो कौन सी अप्रोच थी। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 89 पार्ट्स आ चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। और ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, डेटाबेस वगैरह सब कुछ कवर कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ, जो आपकी जॉब में, इंटरव्यूज में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना आराम से बैठ के। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि ओओपी है क्या। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कभी कभी इंटरव्यूज के अंदर पूछ ली जाती है ये चीज फ्रेशर से। देखो, ये कोई डेटाबेस या फिर फ्रेमवर्क या फिर कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक मॉडल होता है। जब भी आप लोग घर बनाते हो तो मे भी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हो उसके उसके साथ में। जैसे कि आप लोग मे बी आप वेला टाइप बनाना चाहते हो, नॉर्मल कोई फ्लोर वाली जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो वाला घर बनाना चाहते हो, या फिर आप लोग कोठी टाइप में कुछ भी बनाना चाहते हो। उसी तरीके से जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो वहां पे भी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज कर सकते हो। दो मॉडल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और यूज करे जाते हैं, एक तो होता है ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक होती है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। जो यहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है ना 89 पार्ट के अंदर, वो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी। ऐसा नहीं है कि ये वाली चीजें यूज नहीं करी जाती, ये भी चीजें यूज करी जाती हैं। बट आजकल थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे हैं डेवलपर्स। तो अब आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन होगी, तो पहले ये क्यों पढ़ाया आप लोगों ने, डायरेक्टली उप्स के ऊपर क्यों नहीं गए, उसके बारे में आपको बता दूंगा। बट जो मेन चीज थी वो ये थी कि ये एक मॉडल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सिंटैक्स वगैरह सारी चीजें सेम ही रहती हैं, जो पहले अभी तक यूज करी थी और जो आगे यूज करने वाले हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। सेकंड चीज, इसको यूज क्यों करते हैं। देखो, जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो ना, तो उसको उसके मॉडल के हिसाब से करते हो। तो जब हम लोग उप्स के अंदर, जब हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, तो हमारा फोकस रहता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट। जब आप लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करते हो तो आपका ज्यादा फोकस रहता है फंक्शंस के ऊपर और लॉजिक्स के ऊपर, राइट। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी ये पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि उप्स को यूज करना क्यों है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, यहाँ पे कोड को मैनेज करना बहुत ईजी होता है। जस्ट आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी रहता है। कोड की जो रीयूजेबिलिटी होती है वो काफ़ी ईजी रहती है। थोड़ा सा यहाँ पे कोड फास्ट भी कर सकते हो आप, अगर आप प्रॉपरली उसको अच्छे से डिजाइन करते हो आपके कोड को। और कोड आपका थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा सिक्योर भी रहता है। हाँ, थोड़ा मेरा गला खराब है, थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको थोड़ी सा उससे इशू हो रहा है तो एडवांस में सॉरी, राइट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि कोड को मैनेज करना इजी रहता है, बेटर यूजेबिलिटी रहती है, कोड सिक्योर रहता है, फास्ट रहता है। वो कैसे? देखो, मैं आपको ना इस पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में, डिटेल में तो डिफरेंस नहीं बताने वाला, बिकॉज उसके लिए तो बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं अभी उप्स के ऊपर। बट मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ओओपी की, तो इस तरीके से क्लास बनाते हैं। मान लो आपको एक ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी बनानी है। ऑथेंटिकेशन माने तो लॉग इन लॉग आउट, ये वाली जो फंक्शनैलिटी होती है ना यूजर की, वो वाली बनानी है। तो अगर आप नॉर्मल प्रोसीजरल जो नॉर्मल कोड करते हो, उसमें कैसे करते, एक लॉगिन का फंक्शन बनाते, एक साइन अप का, एक लॉग आउट का, एक चेंज पासवर्ड का, इस तरीके से फंक्शंस बनाते, राइट। बट जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हो ना, तो पहले क्लास बनाते हो। एक क्लास रहेगी ओथ यानी कि ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आप लोग अलग अलग नाम भी रख सकते हो, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन, या फिर कह सकते हो मेंबर ऑथेंटिकेशन, इस तरीके से रख सकते हो। उसके एक क्लास बन गई, उसके अंदर आप लोग लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट वाले फंक्शंस रख सकते हो। इससे क्या हुआ,
ये पूरी एक अलग से फीचर, एक मॉड्यूल सा बन जाएगा आपका, एक अलग से फीचर कह सकते हो कि ऑथेंटिकेशन वाला पूरा फीचर बन गया इस तरीके से। यहाँ पे कोड थोड़ा सा बिखरा सा दिख रहा होगा आपको, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेल मैनेज्ड रहेगा। इसको रीयूज करना इसलिए भी इजी रहता है कि जब आप लोग ना नॉर्मल फंक्शंस को रीयूज करते हैं तो एक फंक्शन एक टाइम में रीयूज होता है, बट यहाँ पे पूरी क्लास आपकी रीयूज हो सकती है। और भी काफ़ी सारी यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं इनको पब्लिक प्राइवेट वगैरह भी कर सकते हो, जो आने वाले टाइम में देखेंगे। तो इससे चीज़ें आपकी सिक्योर भी रहती हैं, फास्टर भी रहती हैं, और भी चीज़ें पता चलेंगी। बट मैं आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया दे रहा था कि इस तरीके से हम लोग उप्स के अंदर काम करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल तरीके से। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, जो सिंटैक्स वगैरह होते हैं ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही रहेंगी आपकी। बात करें पीएचपी और उप्स की, देखो पीएचपी के अंदर दो मॉडल होते हैं और मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो मॉडल को ही यूज करते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक मॉडल को यूज करते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज होती है वो प्रोसीजरल मॉडल को ही यूज करती है, जावास्क्रिप्ट होती है, पीएचपी होती है, दोनों उप्स और प्रोसीजरल दोनों को सपोर्ट करती हैं। जो हमारी जावा होती है वो उप्स को सपोर्ट करती है, राइट। बट जो आजकल जो, बिकॉज सी तो थोड़ी कम हो गई अब यूज होना, काफी स्पेसिफिक जगह पे उसका यूज करा जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो गया, बट स्पेसिफिक जगह पे उसका यूज करा जाता है। बट जो मोस्टली डेवलपर्स होते हैं ना आजकल, वो जो उप्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उप्स वाला मॉडल होता है, उसको यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज उसके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राइट। इवन जो पीएचपी के फ्रेमवर्क हैं, चाहे लारावेल है, चाहे जेंड है, वो भी उप्स को ही सपोर्ट करते हैं, वो ही उप्स के अंदर ही बने और उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सिंटैक्स और जो मोस्टली चीज़ें होती हैं जैसे एरे हो गए, ऑपरेटर्स वगैरह हो गए, स्ट्रिंग हो गई, वेरिएबल्स वगैरह हो गए, सारे के सारे सेम रहते हैं, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आने वाला। और जैसा मैंने आपको बताया, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी बन रही हैं, जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो बेसिकली उप्स मॉडल को सपोर्ट करती हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी कन्फ्यूजन वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हुए होंगे। और हाँ, जो हम अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ना, वो वेस्ट नहीं गया। 95% ऑलमोस्ट यही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, यही फंक्शंस, यही वेरिएबल्स, यही ऑपरेटर्स यूज़ होने वाले हैं, बट थोड़ा सा तरीका आपका चेंज हो जाएगा। ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। सो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, अगर आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट हुआ है, आपने पूरी वीडियो देखी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर अगर आप डोनेट करना चाहते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।